बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा जी, जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ये मई जून 2017 वेरिएंट 22 का क्वेश्चन नंबर 4B। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिसीज़ और इन्फ्लेशन टेस्ट हुआ गया है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लेकर चलते हैं। ठीक है जी, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि डिस्कस, ठीक है जी, 12 मार्क का सवाल है, डिस्कस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है जी, डिस्कस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी इज मोर लाइकली, अच्छा यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आई? हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे होना है भाईजान कंपैरिजन। ठीक है जी, और कंपैरिजन किस चीज़ का होना है? यकीनन सप्लाई साइड पॉलिसी इज़ मोर लाइकली, उसका मतलब है कि कोई और पॉलिसी का भी जिक्र आगे आ रहा है। कह रहा है कि टू बी मोर सक्सेसफुल देन फिस्कल पॉलिसी। देखा जी, आपको मैंने क्या कहा था, कंपैरिजन होगा। व्हेन एन इकोनॉमी इज फेस्ड विद इन्फ्लेशन, महंगाई एक इकोनॉमी के अंदर जब हो तो कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात हम ज़रा देख लेते हैं पेपर का जो पैटर्न है। एग्जामिनर मार्क्स एलोकेट कहाँ करता है, हमें पता होना चाहिए कि AO1 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 ये कैरी करते हैं 8 मार्क्स। ठीक है जी, और ये दोनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? AO1 होता है आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और AO2 होता है आपका एनालिसिस आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है, जहाँ अपने पॉइंट्स को आप डेवलप करते हैं। और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट होता है वो उसमें आप डिफाइन करते हैं, डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी पॉलिसी यूज़ होगी, कौन सी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि AO3 एक 12 मार्क के अंदर होता है जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और इसको कहते हैं हम इवैल्यूएशन के मार्क्स। ठीक है भाई, इवैल्यूएशन। और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती एक बच्चा करता है। तो हम देखते हैं कि इस सवाल को हमने किस तरीके से लेकर चलना है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि यार हम यहाँ पे चीज़ें क्या बता सकते हैं। हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है भाई? इन्फ्लेशन हमें पता है महंगाई को कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ दी परसिस्टेंट, ठीक है, एंड जनरलाइज्ड, एक मिनट, जनरलाइज्ड राइज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है मेरे भाई, आप यहां बता सकते हैं डिफाइन सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है जी, अच्छा भाई, सप्लाई साइड पॉलिसी में आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? आप बता सकते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी आर गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स, ठीक है जी, आर गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आप लिख सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आप यहां बता सकते हैं इट शिफ्ट्स, एएस क्या होता है भाई? एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई अवेलेबल इन एन इकोनॉमी टू द राइट, मतलब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा देता है। ठीक है जी, आप यहां बता सकते हैं इट इंक्रीजेस द लॉन्ग रन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आप यहां बता सकते हैं कैन लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल कंपिटिटिवनेस। एक्सपोर्ट्स को आप इस मेयार का बना दें कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपिटिटिव रहे, प्राइस कंपिटिटिव रहे। ठीक है जी, यहाँ आप इसको ये बता सकते हैं कि सप्लाई साइड पॉलिसी आर मेथड्स टू प्रमोट कंपटीशन, टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आप यहाँ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि सप्लाई साइड पॉलिसी की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
ठीक है जी। आप बता सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन / ट्रेनिंग। आप बता सकते हैं डीरेगुलेशन। ठीक है जी। आप बता सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। आप बता सकते हैं सब्सिडीज़, या फिर कोई आपने टैक्स रिड्यूस कर दिए, टैक्सेस कम कर दिए। कौन से वाले? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। आप बता सकते हैं मेजर्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट कर दी भाई। ये सब चीज़ें क्या है? सप्लाई साइड पॉलिसी है। ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं? इसके अलावा आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है। और डायग्राम में आपने क्या शो करना है? एग्रीगेट सप्लाई को आपने राइट वर्ड शिफ्ट करा देना है। ठीक है जी। तो अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से डायग्राम आ जाता है। 1 2 3 और ये आप चेक करें, ये आ गया जी डायग्राम। ये है सप्लाई साइड पॉलिसी का डायग्राम। तो आप इसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के फुल मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को इससे अच्छा समझ में आएगा कि आपको पता है कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी होती क्या है। सही है भाई। खैर, अब हम आते हैं कुछ और चीज़ें डिफ़ाइन करने में। भाई वो क्या हैं? आप डिफ़ाइन कीजिए, डिफ़ाइन फिस्कल पॉलिसी। सवाल में बोला गया ना भाई, कंपैरिजन है दोनों का, तो फिस्कल पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी क्या होती है भाई। फिस्कल पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी होती है सेट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। तो उसके क्या टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? अगर हम बात करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और दूसरा होता है भाई डायरेक्ट टैक्सेस, नॉट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, और कौन सी टाइप ऑफ पॉलिसी? आपको पता है कि फिस्कल पॉलिसी 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी नेचर की, जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर की, जो एग्रीगेट डिमांड को कम करती है। तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए आप हमेशा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाओगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, क्योंकि एक कंपोनेंट है ईडी का, इसको रिड्यूस किया जाता है, और डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का जो भी पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो गया। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। ठीक है मेरे भाई। तो ज़रा सवाल को हम दोबारा देखते हैं। सवाल कह रहा है भाई डिस्कस whether supply side policy is more likely to be successful than fiscal policy when an economy is faced with inflation। ठीक है भाई। तो चले आए कुछ एनालिसिस भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप डायग्राम इंसर्ट करना चाहें फिस्कल का, फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का डायग्राम, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ये आपकी अपनी, आपका अगर फीजेबल है तो आप कर लें, टाइम है आपके पास तो कर लें, कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई डायग्राम बनाना। खैर, एनालिसिस कैसे करें? अच्छा जी, अब आपने सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की कुछ एग्जांपल दे दी। आपने कहा कि गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो इससे होता क्या है भाई? इससे होता यह है कि जो लेबर है आपका, जो आवाम है आपकी, उनकी स्किल सेट बढ़ जाती हैं। जब उनका स्किल सेट बढ़ जाता है वो प्रोडक्टिव बन जाते हैं। ठीक है भाई। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उनकी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज कम हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? अगर तो लेबर कहीं एम्प्लॉयड है, काम करता है, तो क्योंकि वो उनका स्किल सेट बढ़ता जा रहा है, वो एफिशिएंट होते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एफिशिएंट भी आप लिख सकते हैं, एफिशिएंट। क्योंकि वो एफिशिएंट होते जा रहे हैं तो वो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे।
कम वेस्टेज करेंगे, ठीक है भाई। इससे होगा क्या, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वेस्टेज कम हो रही है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट बन रहा है, ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि कम होगा, इससे क्या होगा भाई, आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। आउटपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट का ताल्लुक किससे होता है, एग्रीगेट सप्लाई से होता है। और इससे कौन सी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी भाई, इससे कम हो जाएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ताल्लुक होता है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। इसी तरीके से आप बता सकते हो कि भाई उनके एजुकेशन और ट्रेनिंग की वजह से दे आर एबल टू सेट अप बिजनेसेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप वो कर लेते हैं, एंटरप्राइज ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होता है भाई, इससे भी टोटल आउटपुट अवेलेबल इन इकोनॉमी विच इज एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट अवेलेबल यानी एग्रीगेट सप्लाई, सीधी बात है बढ़ जाएगा, समझ रहे हो बात। और क्या सप्लाई साइड पॉलिसी में आप एग्जांपल दे सकते हो कि यार सप्लाई कि गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही है न्यू बिजनेसेस को। इंसेंटिवाइज किस तरीके से किया जा सकता है, या तो कोई ट्रेनिंग्स जो हमने पहली बात बताई कि यार कोई एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दे दी, कोई सेमिनार रख दिए, कोई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मीटिंग करा दी और उनसे टिप्स वगैरह निकलवा ली। क्या कोई ऐसा शो, जैसे कि अब आजकल हम एक शो देखते हैं शार्क टैंक, अब यहाँ पे आप ये रियल लाइफ एग्जांपल डाल सकते हैं कि द गवर्नमेंट शुड इनिशिएट प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक वेयर टॉप एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द इकोनॉमी इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस, ठीक है भाई। आप ये आइडिया दे सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स ऐसे शोज निकालने चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, बिजनेस को अगर सेट करना है, उनको इंसेंटिवाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, तो आपको पता है कि बिजनेसेस और ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो यार कोई सब्सिडी दे दी, ठीक है। आप कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई ज़्यादा टैक्सेस वगैरह हो, टैक्स रिलीफ दे दी। आप यहाँ बता दो टैक्स रिलीफ। आप बता सकते हो यार डीरेगुलेशन क्या होता है, रिड्यूस्ड पेपर वर्क टू सेटअप बिजनेसेस। आपको पता है पाकिस्तान में तो खैर बहुत मसला है, पहले इधर जाना है, इस डिपार्टमेंट के पास जाना है, फिर स्पीड मनी और पता नहीं क्या क्या मसले, करप्शन। लेकिन डीरेगुलेशन, अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की हम बात करें कि यार बिजनेसेस को सेटअप करना आसान से आसान किया जाए, ठीक है जी। तो ये भी एक पॉलिसी है, आप ये भी बता सकते हैं, सही है। खैर इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल कम हो जाता है। प्राइस लेवल कम हो जाता है और आप बता सकते हैं रियल जीडीपी बढ़ जाती है। तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी का आपने एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अच्छा खैर मुझे एक और चीज़ भी याद आई, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट में यूज़ लेजिस्लेटिव पावर्स टू रिड्यूस पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है जी। आपको पता है कि एक वजह इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी होती है वेज इन्फ्लेशन। ट्रेड यूनियंस जो हैं ये इनकी बार्गेनिंग पावर क्योंकि एट टाइम स्ट्रांग होती है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अपने यूनियन में ऐड किया हुआ होता है। तो अगर गवर्नमेंट इन ट्रेड यूनियंस की पावर को लिमिट कर दे तो वेज इन्फ्लेशन, कौन सी इन्फ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन में आप एक रिडक्शन देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एनालिसिस का पार्ट तो हो गया सप्लाई साइड पॉलिसी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। कौन सी फिस्कल पॉलिसी भाई, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी।
तो भाई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल में कौन से दो टूल्स का इस्तेमाल, हमें पता है भाई दो टूल्स फिस्कल पॉलिसी के कौन से होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो उनके साथ क्या छेड़छाड़ की जाती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, बात कर लेते हैं। ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या कर रही है भाई, इंक्रीज कर रही है। अब डायरेक्ट टैक्सेस के इंक्रीज होने की वजह से आपको पता है एक चीज होती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को आप टेक होम इनकम, नेट इनकम, बहुत सी चीजें कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो इनकम लाता है लेस नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ विच टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और ये इनकम अवेलेबल होती है फॉर कंजम्पशन, क्योंकि इसमें आप कोई टैक्स नहीं लगना, कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगना, अभी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आपको पता है डिस्पोजेबल इनकम आपकी फॉल, कम हो जाएगी। अब क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो रही है तो परचेजिंग पावर भी कम हो रही है भाई। अब क्योंकि परचेजिंग पावर, आप देखें कितना लिंक बनता है, इसी लिंक को एनालिसिस कहा जाता है, इसी एनालिसिस के मार्क्स होते हैं भाई, सीधी बात है। क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इकोनॉमी में क्या हो रहे हैं भाई, कम हो रहे हैं। क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इकोनॉमी में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और हमें पता है, हमें क्या, सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड के ये दोनों होते हैं कंपोनेंट्स, और इन दोनों के रिड्यूस होने से अल्टीमेटली रिड्यूस इफेक्ट आता है, डिक्रीज इफेक्ट आता है एग्रीगेट डिमांड में। और एग्रीगेट डिमांड के फॉल होने से कौन सी इन्फ्लेशन कम हो जाती है भाई, हमें पता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाती है। ठीक हो गया मेरे भाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो हो जाती है कम। ये हो गया हमारा एनालिसिस, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस को कर दिखाया। खैर, अब इन पॉलिसीज़ की कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, कुछ क्रिटिसिजम्स भी हो सकते हैं, और उनकी मदद से आप एक अच्छी सी इवैल्यूएशन का पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि यार फिस्कल पॉलिसी जो है एक शॉर्ट रन पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है भाई ये? फिस्कल है, शॉर्ट रन। जबकि सप्लाई साइड पॉलिसी जो भी है ना यार, वो होती है लॉन्ग रन पॉलिसी। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हमेशा लॉन्ग रन, हमेशा लॉन्गर टर्म के लिहाज से कोई पॉलिसी होती है। ठीक है, और इसका चेंज जो है ना फ़ौरन नहीं आता, जबकि फिस्कल पॉलिसी जो है वो शॉर्ट रन के हवाले से डिज़ाइन की जाती। लेकिन अब हमें रिड्यूस करनी है इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है तो भाई हमें कॉज भी तो पता होना चाहिए कौन सी इन्फ्लेशन है। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है भाई। पता चले हो रही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की तरफ से हो रही है इन्फ्लेशन, एग्रीगेट सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट की वजह से हो रही है इन्फ्लेशन, और आप लगा रहे हो फिस्कल पॉलिसी, तो क्या काम करेगी? क्या रिड्यूस होगी इन्फ्लेशन? नहीं होगी। सही है भाई, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कॉज क्या है इन्फ्लेशन का। अच्छा जी, अब मान लेते हैं कि यार डिमांड साइड की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है और आपने फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर ली, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर ली। एक चीज़ याद रखें, आजकल हम पॉलिटिक्स, जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत इन हैं उनको पता है कि यार आजकल क्या हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, महंगाई बहुत ऊपर है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एक तरह से इम्प्लीमेंट कर ली है जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है। ये पॉलिटिकली एक अनपॉपुलर मूव होता है भाई। वैसे तो इन्फ्लेशन आपने कम करने के इकदाम आप कर रहे हो तो ये तो एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यार आप देखो यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं,
मिडिल क्लास पे जो है, जो सैलरीड क्लास है, उस पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत ज़्यादा बर्डन गिर जाता है। आपको पता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आप गवर्नमेंट स्कीम्स बंद कर दो, आप जो भी अच्छी स्कीम्स हैं जो कि आपकी लोअर क्लास को थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी होप देती है, वो अगर उस पर स्पेंडिंग कम कर दो, तो क्यों कोई एक बंदा जो इलेक्शन में जा रहा है और वोट देने जा रहा है, वो क्यों इस चीज़ को बेनिफिशियल समझेगा? तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कम होना और डायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना, ये बहुत ही अनपॉपुलर मूव होता है, ठीक है। और ये अनपॉपुलर मूव की वजह से एट टाइम्स गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करने में। आप यहाँ लिख सकते हैं अनपॉपुलर फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, अनपॉपुलर फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है जी। फिर आपको पता है कि यार फिस्कल पॉलिसी में भी टाइम लगता है। देखो सप्लाई साइड से कंपैरिजन करें तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिस्कल पॉलिसी, आपको पता है कि यार फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है? फिस्कल पॉलिसी बनाता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट किस चीज़ का भाई? गवर्नमेंट का। आपको पता है बजट जो है साल में एक बार पेश होता है, एट टाइम्स मिनी बजट आ जाता है। तो यार उस बजट को भी शेप अप करना, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म टास्क, टाइम लगता है बजट्स को डिज़ाइन करने में, ठीक है जी। तो खैर ये मसले मसाइल भी होते हैं, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बजट प्रिपरेशन। अच्छा चले, बजट मैंने कहा यार प्रिपेयर हो गया, उसके बाद बजट को जो है नेशनल असेंबली, फिर पार्लियामेंट जो आपका अपर हाउस होता है, फिर प्रेसिडेंट, सबके पास भेजना है। आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है एक बजट को अप्रूव होने में। तो ये सब भी मसले होते हैं, ठीक है भाई। ये कुछ ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिए फिस्कल पॉलिसी के लिहाज से। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा यहाँ एक चीज़ हम और यहाँ ऐड कर सकते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से आपको पता है रियल जीडीपी आपकी फॉल करती है, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर रहा होता है ना, तो उसकी वजह से रियल जीडीपी फॉल करती है। असल में होता ही है। और जब रियल जीडीपी फॉल करती है तो इसका मतलब है इनकम्स भी फॉल कर रही हैं। इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो ये सारे मसले जो है ना, ये बहुत बड़े मसले हैं, ठीक है भाई। खैर अब अगर हम सप्लाई साइड पॉलिसी की कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें, हमें पता है कि सप्लाई साइड पॉलिसी में एक तो लॉन्ग रन इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट ये है कि यार एक आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे भाई? अब गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल उनको चाहिए थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी, उनको जो है सपोर्ट चाहिए थी, उन्होंने ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए जिसमें उन्होंने समझ लें फ्री राशन देना शुरू कर दिया, इनकम देना शुरू कर दी लोअर इनकम क्लास को। अब ये है तो बहुत ही देखा जाए जो हमारी आवाम है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्या पता वो पैसा आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने में लगा देते, उनकी कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करने में लगा देते, लेकिन आपने यहाँ लगा दिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स आ जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा आपने कहा कि यार चलो मैंने ट्रेनिंग दे दी, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दे दी, अब वो ट्रेंड लेबर भी इतना होशियार हो गया, वो यार माइग्रेट करना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये मसले भी होते हैं। खैर इसके अलावा बहुत सी मसले हैं कि यार प्रोडक्टिविटी सच में शायद इम्प्रूव ना हो, ठीक है। फिर एक मेन पॉइंट ये है कि आपको पता है कि सप्लाई साइड पॉलिसी में भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बराबर हो रही है। क्यों? आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे आप कोई डीरेगुलेशन कर रहे हो, आप कोई प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हो, आप तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ा रहे हो। अब आपको पता है लॉन्ग रन में सप्लाई साइड का इफेक्ट आना है, शॉर्ट रन में नहीं आना। शॉर्ट रन में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, एडी बढ़ रहा है, एडी बढ़ रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर है तब बढ़ी है, अगर नहीं है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस हो गई है इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशन का मसला तो भाई परसिस्ट कर गया, इसलिए कहते हैं परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं यार डिक्रीज रेगुलेशंस, डी रेगुलेशंस की वजह से क्या पता नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ आ जाए। इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, ठीक है जी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे मसले मसाइल आ जाएं। सही जी। अच्छा जी, तो अब अगर हम इसकी इवैल्यूएशन पे आ जाएं और एक प्रॉपर इवैल्यूएशन हम सोचें कि हम क्या लिख सकते हैं इसके इस सवाल में, तो हम ये सबसे पहले तो मेंशन करेंगे पॉइंट्स अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है जी, कि फिस्कल पॉलिसी शॉर्ट रन में मसलों को हल कर सकती है इन्फ्लेशन के, जबकि सप्लाई साइड को टाइम लगेगा, सप्लाई साइड पॉलिसीज में टाइम लगेगा। ठीक है, आपने अब पॉलिटिकल फैक्टर्स बताएंगे कि यार फिस्कल पॉलिसी के मसले मसाइल अलग हैं। ठीक है, फिर आप एक बात बताएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आइसोलेशन में काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर आप सप्लाई साइड पॉलिसी इसलिए लगा रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज किया जाए, तो चलें आपने फंड्स तो एलोकेट कर दिए, लेकिन यहाँ आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी तो इम्प्रूव करना होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मतलब? लेबर इंप्रूव करना है, लेबर की अवेलेबिलिटी, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें भी आपने इंप्रूव करनी है। तो मतलब सिर्फ एक चीज़ आइसोलेशन में काम नहीं करती, सब चीज़ों को साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर आती है बात कॉज ऑफ इन्फ्लेशन की। ठीक है जी, अगर एग्रीगेट सप्लाई यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो सप्लाई साइड पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है। तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, इन दी एंड आप एक डिप्लोमेटिक इवैल्यूएशन दें। आपको पता है कि यार इन एन इकोनॉमी, इन एनी रियलिस्टिक इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कभी भी किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती। इन्फ्लेशन हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड की साइड और एग्रीगेट सप्लाई की साइड की वजह से इन्फ्लेशन हो रही होती है। एट टाइम्स आप देखते हैं कि यार इंपोर्ट्स की वजह से, वेज पुश की वजह से, ग्रोथ की वजह से, बहुत मतलब एक वजह नहीं होती इन्फ्लेशन की। तो आप यहाँ पे क्या एक अच्छी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सप्लाई साइड एंड कॉन्ट्रैक्शनरी fiscal policy is important in order to reduce inflation। ये आपने लिखनी है एकदम एंड में। ठीक है, इससे पहले ये सारे ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं, एनालाइज। ठीक है जी, एनालाइज करना है। पहले मैंने क्या बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, वे अप करना है हर चीज़ को, कंक्लूड करना है हर चीज़ को। 4 नंबर ऐसे ही नहीं दे देता वो। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे और यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसके इवैल्यूएशन के आपको 4 नंबर आई होप मिल जाएंगे और बड़े आराम से इंशाल्लाह मिल जाएंगे, अगर एक शेप्ड अप आंसर आप लिख पा रहे हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से पॉलिसीज एंड इन्फ्लेशन। क्या पता एक सवाल आ जाए। ठीक है जी, और एक और ये टिप है कि यार अपने पॉइंट्स को सही से एक्सप्लेन किया करें, एनालिसिस पे ख़ास ध्यान दें, कनेक्टिव्स का यूज़ ज़रूर करें। कनेक्टिव्स कौन कौन से कनेक्टिव्स हो सकते हैं भाई? हेंस, थस, एज अ रिजल्ट, दिस में लीड टू। ठीक है, देयरफॉर, बहुत सारे तरह के कनेक्टिव्स हो सकते हैं भाई, प्लीज़ इनका यूज़ करें। और ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोई और मसला हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई टिप चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।